हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं रेलपथ चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के जितने भी डिवीज़न में जेई पोस्ट होते हैं उसका 20% रिजर्व होता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, ताकि ट्रैक मेंटेन एलडीसी कोटा के तहत एग्ज़ाम देकर 4200 ग्रेड पे की प्रमोशनल जेई की पोस्ट पर ज्वाइन हो सके। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 का ही आंसर देना होता है। 10 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी राजभाषा से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन हिंदी में कराया जाएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। अगर आप भी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं रेल नवीकरण का सेकेंड पार्ट कराने जा रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। दोस्तों, मैं सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। जीएमटी में डैश सेवा काल पार करने से पहले 52 किलोग्राम सीएमएस क्रॉसिंग के नवीकरण की योजना बनाई जाती है। तो इसका आंसर 300 जीएमटी हो जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, अगर यही सेम क्वेश्चन में 52 किलोग्राम या 60 किलोग्राम में रोबोटिक वेल्डिंग के द्वारा अगर रिकंडीशनिंग किया जाता है तो ये दोनों का आंसर 350 जीएमटी 350 जीएमटी हो जाता है। 60 किलोग्राम रेल नवीकरण के लिए की सिफारिश मापदंड के रूप में रेल सेक्शन की सीमित नुकसान प्रतिशत कितना है? तो 60 किलोग्राम का नुकसान प्रतिशत 7% है। इसका आंसर डी हो जाएगा। वेव या फुट में डैश mm से अधिक जंग को घिसाव के कारण माना जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 1.5 mm से अगर अधिक घिसाव है तो रेल का चेंज किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। ग्रुप ए और बी मार्गों में सीधे ट्रैक पर रिलेइंग करने के लिए पार्श्व घिसाई की सीमा डैश mm होती है। तो इसकी कितनी होती है? तो इसकी एक ग्रुप मार्ग के लिए सीधे ट्रैक के लिए 6 mm होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्रुप ए बी मार्गों में अगर कर्व ट्रैक है तो पार्श्व घिसाई की सीमा होती है। तो कर्व ट्रैक पे 8 mm तक सीमा होती है। आंसर ए हो जाएगा। ग्रुप सी और डी मार्गों में घुमावदार ट्रैक पर रिलेइंग करने के लिए पार्श्व घिसाई की सीमा डैश मीटर होती है। तो ये कितनी होती है? तो ये 10 mm होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 52 किलोग्राम 72 यूटीएस रेल के लिए किए गए यातायात के कुल जीएमटी के संदर्भ में नवीकरण विचाराधीन कार्यावधि। तो 52 kg 72 यूटीएस का कितना होता है जीएमटी? तो ये 350 जीएमटी होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 52 किलोग्राम 90 यूटीएस रेल के लिए किए गए यातायात की कुल जीएमटी, यानी 52 kg रेल में 90 यूटीएस का कितनी जीएमटी है? तो ये 525 जीएमटी। इसका आंसर ए हो जाएगा। 60 किलोग्राम 72 यूटीएस रेल के लिए कुल जीएमटी कितना होता है? तो 60 kg 72 यूटीएस रेल में इसका होता है 550 जीएमटी। आंसर सी हो जाएगा। रेल सीट स्थानों पर 3 mm से अधिक नॉच तैयार होने पर कंक्रीट स्लीपर को बदलने के नवीकरण पर विचार किया जाएगा। तो स्लीपर बदलने के लिए उसमें अगर 3 mm अगर गड्ढे हो गए
रेल फ्लांज के नीचे, तो उसे बदलने पर विचार किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। जीएमटी में 52 किलोग्राम सेक्शन के लिए फैब्रिकेटेड स्विच पर न्यूनतम यातायात के बाद पॉइंट एंड क्रॉसिंग के नवीकरण की योजना बनाई जाएगी। तो 52 केजी का अगर फैब्रिकेटेड स्विच है तो 250 जीएमटी के बाद नवीकरण की योजना बनाई जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। जीएमटी में 60 किलोग्राम सेक्शन के लिए फैब्रिकेटेड स्विच पर न्यूनतम यातायात के बाद पॉइंट एंड क्रॉसिंग की नवीकरण की योजना बनाई जाती है। तो अगर 60 केजी का फैब्रिकेटेड स्विच है तो इसकी योजना बनाई जाती है 300 जीएमटी के बाद। इसका आंसर आपको 300 जीएमटी करना है, ये 300 जीएमटी कर लीजिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। डी को आप 300 जीएमटी कर लीजिए। जीएमटी में 52 किलोग्राम सेक्शन के लिए थिक वेव स्विच पर न्यूनतम यातायात के बाद पॉइंट और क्रॉसिंग के नवीकरण की योजना बनाई जाती है। तो 52 किलोग्राम अगर थिक वेव स्विच है तो उसकी बनाई जाती है योजना 500 जीएमटी में। आंसर सी हो जाएगा। जीएमटी में 60 किलोग्राम सेक्शन के लिए थिक वेव स्विच पर न्यूनतम यातायात के बाद पॉइंट और क्रॉसिंग के नवीकरण की योजना बनाई जाती है। तो अगर 60 केजी का थिक वेव स्विच है तो ये 800 जीएमटी के बाद योजना बनाई जाती है। तो 800 जीएमटी यहाँ नहीं दिया है, ये आप डी में 800 जीएमटी कर लेंगे। 800 जीएमटी के बाद योजना बनाई जाती है, यानी आंसर डी हो जाएगा। जीएमटी में 52 किलोग्राम सेक्शन के लिए सीएमएस क्रॉसिंग पर न्यूनतम यातायात के बाद पॉइंट और क्रॉसिंग के नवीकरण की योजना बनाई जाती है। तो अगर 52 केजी का है तो 300 जीएमटी के बाद योजना बनाई जाती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। जीएमटी 60 किलोग्राम सेक्शन के लिए सीएमएस क्रॉसिंग पर न्यूनतम यातायात के बाद पॉइंट एंड क्रॉसिंग की नवीकरण की योजना बनाई जाती है। अगर 60 केजी है तो इसका योजना बनाई जाती है ये 300 जीएमटी। आंसर डी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ये ही रिकंडीशनिंग जो है 3 राउंड इलेक्ट्रोड ड्रेड जो से किया जाता है तो ये दोनों की जीएमटी बढ़ जाती है 50-50 जीएमटी। इसका आंसर 350 हो जाएगा। अगर इसमें लिखा रहेगा रोबोटिक वेल्डिंग के द्वारा रिकंडीशनिंग अगर किया गया है तो 350 आंसर हो जाएगा। जीएफएन 66 लाइनरों की कारजब्दी होती है। तो ये जीएफएन लाइनर की जो कारजब्दी होती है वो कितनी होती है? ये 200 जीएमटी होती है या 4 साल जो भी पहले हो स्थिति के आधार पर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। मेटल लाइनरों की कारजब्दी होती है। तो मेटल लाइनरों की कारजब्दी जो होती है ये होती है 400 जीएमटी या 8 साल जो भी पहले हो या स्थिति के आधार पर। तो इसमें 400 नहीं लिखा हुआ है, बी में आप 400 कर लेंगे। ये 300 लिखा हुआ है, इसको आप 400 कर लेंगे। आंसर बी हो जाएगा। ईआरसी प्लेन ट्रैक की कारजब्दी डैश। तो ईआरसी की जो होती है वो कारजब्दी क्या होती है? ये 400 जीएमटी या 8 वर्ष जो भी पहले हो ये स्थिति के आधार पर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप यहाँ भी 400 कर लेंगे। जीआरपीएस की कारजब्दी। जीआरपीएस जो होती है रबर पैड, तो उसकी कारजब्दी कितनी होती है? तो इसकी 200 जीएमटी या 4 साल जो भी पहले हो स्थिति के आधार पे। इसका आंसर डी हो जाएगा। CGRSP की कारजब्दी। तो ये रबर पैड ये भी एक रहता है, तो इसकी कारजब्दी क्या होती है? तो इसकी कारजब्दी होती है 400 जीएमटी
8 वर्ष जो भी पहले हो या स्थिति के आधार पर। इसका आंसर डी हो जाएगा। पीएससी स्लीपर की कार्यावधि है, तो पीएससी स्लीपर की कार्यावधि जो होती है ये 2000 जीएमटी 40 वर्ष जो भी पहले हो। दोस्तों इसका कहीं पे 2000 जीएमटी और 35 वर्ष भी देगा, तो आप थोड़ा इसको देख लेंगे। ऐसे ये 2000 जीएमटी 40 वर्ष जो भी पहले हो, इसका आंसर डी होगा। मेन लाइनों के लिए नए पीएससी स्लीपरों के साथ सीटीआर टीएसआर का न्यूनतम स्लीपर घनत्व होता है। अगर नया लाइन डाल रहे हैं तो स्लीपर घनत्व 1660 होगा, यानी कि 60-60 पे स्पेसिंग में डाला जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। लूप लाइन एवं साइडिंग के लिए नए पीएससी स्लीपरों के साथ सीटीआर टीएसआर का न्यूनतम स्लीपर घनत्व होता है। तो ये अगर 50 किलोमीटर तक है तो 1540 डेंसिटी होगा, यानी 65 mm पे आप डाल सकते हैं। 50 किलोमीटर से स्पीड कम है तब, आंसर ए हो जाएगा। लूप लाइन एवं साइडिंग के लिए नए पीएससी स्लीपरों के साथ सीटीआर टीएसआर का न्यूनतम स्लीपर घनत्व अगर 50 किलोमीटर से अधिक है तो अगर 50 किलोमीटर से अधिक है तो आपको वही 1660 डेंसिटी में डालना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में 1660 स्लीपर डालना है, आंसर सी हो जाएगा। यार्ड में रनिंग लाइन एवं व्यस्त लाइनों का स्लीपर घनत्व डैश होगा, तो रनिंग लाइन में m+4 होता है, आंसर डी हो जाएगा। यार्ड लाइनों का स्लीपर घनत्व डैश होना चाहिए, तो ये कितनी होनी चाहिए यार्ड लाइन का, यानी लूप लाइन यार्ड लाइन जो है, तो m+2, आंसर इसका ए हो जाएगा। जारी किए गए सामग्रियों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो जो सामान दिया गया है उसका वर्गीकरण जांच किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो ये वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर रेलपथ यानी इंचार्ज के द्वारा किया जाना चाहिए, आंसर बी हो जाएगा। श्रेणी 2A जारी की गई रेल डैश लाइनों में उपयोग के लिए उपयुक्त है, तो जो श्रेणी 2 का ए है वो किसके लिए उपयुक्त है? तो ये रनिंग लाइन में डाल सकते हैं, आंसर ए हो जाएगा। श्रेणी 2 का बी जारी की गई रेल डैश लाइनों के लिए उपयुक्त है, यानी श्रेणी 2 का बी जो है आपको नॉन रनिंग लाइन में डालना पड़ेगा, यानी साइडिंग लाइन में डालना पड़ेगा, आंसर बी हो जाएगा। स्क्रैप रेल का लेखा जोखा डैश में किया जाता है, तो जो स्क्रैप रेल रहते हैं जंग लग के खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, तो उसको जो है बेचा जाता है। तो वो कैसे स्थिति में बेचा जाता है? तो वो लंबाई और फिर भार में परिवर्तित करके बेचा जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। स्क्रैप स्लीपरों का लेखा जोखा डैश में किया जाएगा, तो अगर स्क्रैप स्लीपर है तो उसकी लेखा जोखा कैसे किया जाता है? तो उसको वजन करके नहीं किया जाता, उसको सिर्फ काउंटिंग करके किया जाता है संख्या में, उसका आंसर ये हो जाएगा। स्क्रैप फिटिंग और बंधकों का लेखा जोखा डैश में किया जाता है, तो इसका जो है वो बंधक जो होते हैं लाइनर, ये टूटे फूटे जो भी, तो वो वजन से किया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। श्रेणी 1 रेलों को डैश रंग से मार्क किया जाता है, तो श्रेणी 1 के रेल में कोई भी निशान नहीं होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। श्रेणी 2A सेकेंड हैंड रेल
फीटों को रनिंग लाइन पर उपयोग के लिए अंतिम छोरों को डैश रंग से मार्क किया जाना चाहिए। तो श्रेणी 2 का ए जो है उसको मार्क किया जाना चाहिए सफ़ेद रंग का लेप लगाकर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। श्रेणी 2 बी सेकेंड हैंड रेल फीटों को नॉन रनिंग लाइन पर उपयोग के लिए अंतिम छोरों को डैश रंग से मार्क किया जाना चाहिए। तो उसकी कैसे रंग से मार्क किया जाना चाहिए? तो उसको पीला रंग का लेप लगाकर मार्क किया जाना चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रैक में उपयोग किए जाने वाले स्लीपर सेकेंड हैंड फीटों को डैश रंग से पेंट किया जाता है। तो सेकेंड हैंड जो स्लीपर रहते हैं तो उसको पेंट किया जाता है सफ़ेद रंग का लेप लगाकर। इसका आंसर बी हो जाएगा। अनुपयोगी श्रेणी 3 सामग्री जो उपयोग के लिए फिट नहीं है उसके अंतिम छोरों को डैश रंग से पेंट किया जाता है। तो जो क्लास 3 रहता है वो अगर फिट नहीं है, कहीं भी चलने लायक नहीं है, तो उसको लाल रंग का लेप लगाकर फिट किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अभी नेक्स्ट पार्ट LWR और SWR का बनाएंगे। अगर ये रेल नवीकरण का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।